हेलो हेलो हाय माय नेम इज़ अना एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिडा के बारे में एंड व्हाई आई पर्सनली थिंक कि इरिडा हमारे लिए बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। फिलहाल में आप बात करेंगे तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 45% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंपनी इतनी नीचे क्यों गई और क्या इसमें हमें अभी फिलहाल में खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, ये वीडियो किसी भी तरीके से बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस कंपनी में पैसे लगाते हैं तो अपने प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आगे बढ़ते हैं जी और हम मेन कंटेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो इरिडा है ये कंपनी करती क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इरिडा एक पीएसयू एनबीएफसी है जो इंडिया में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को लोन देती है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस करने वाली कंपनी है। नवंबर 2023 में इस कंपनी का आईपीओ आया और जब से आईपीओ आया इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। 38.6 टाइम इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और अगर आप बात करेंगे आईपीओ प्राइस से तो इस कंपनी ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स को 10x का रिटर्न दिया। अब इस एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें इरिडा के पूरे बिजनेस को समझना होगा। तो देखो दोस्त, ये कंपनी एक एनबीएफसी है। बिजनेस इनका बहुत ही सिंपल होता है। ये लोग एक जगह से पैसा उठाएंगे और दूसरी जगह पे इसी पैसे को लैंड कर देंगे। जहां से ये लोग पैसा उठाएंगे हो सकता है वहां पे इनको 5% का ब्याज देना हो और जिसको ये लोग लोन दे रहे हैं उससे ये लोग 7% का ब्याज चार्ज करेंगे और ये जो 20 का 2% का मार्जिन है ना, यही ऐसी कंपनीज का फायदा होता है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और फॉर्मल वे में पढ़ें तो इसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होगा इनके लिए सोर्स ऑफ फंड और दूसरा होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड सिंपल लैंग्वेज में इनको पैसा कहां से मिल रहा है और किस ब्याज पे मिल रहा है, और एप्लीकेशन माने कि ये लोग इस पैसे को किसको लैंड कर रहे हैं और किस ब्याज की दरों पे लैंड कर रहे हैं। अगर आप इरिडा के बिजनेस को सबसे पहली बार पढ़ेंगे तो आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं सिर्फ और सिर्फ तो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि यार ऐसा जैसे अगर आप 2023 की बात करेंगे तो इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट इज 6.2% ओनली। 2024 में ये बढ़ के हो गया 7% एंड 2025 में ये है 7.2% का। तो एक तो पहले हम ये रीजन समझ लेते हैं कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो लगातार ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि अगर ये लगातार ऊपर जाती रही तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिल जाएगी। नाउ ये जो आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है इसके जो मेजर रीजन है, तो पहला तो ये है कि अगर आप ग्लोबली भी बात करेंगे ना तो ब्याज की दरों में हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। सेकंड की रीजन इज कि अगर आप इंडिया के डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड की बात करेंगे तो उसमें भी हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है जिसकी वजह से इनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर चली गई है। एंड द थर्ड की रीजन इज कि अगर आप फिलहाल में इनके बोरोइंग मिक्स की बात करेंगे ना तो उसमें मार्केट बेस्ड इन्होंने पैसा ज्यादा उठाया ना कि कंसेशनल लोन्स। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम कंसेशनल को भी समझेंगे एंड साथ ही साथ ये जो ईसीबी एंड बॉन्ड्स लिखा हुआ है ना इसको भी हम और डीप में समझने वाले हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि आपको अभी पे ये समझ में आया कि इनके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसमें हमें इजाफा क्यों देखने को मिला। अब अगर आप खुद से एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि यार ऐसा क्या है इरिडा के पास कि ये लोगों से सिर्फ 7.2% के ही ब्याज दर पे पैसा उठा पा रहा है। आज के दिन पे अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगूं और आपको बोलूंगा कि 7.2% का ही सिर्फ ब्याज दूंगा, क्या आप अपना पैसा मुझे देंगे? शायद नहीं। सो आपको एक बारी समझना पड़ेगा कि ऐसी कंपनीज का ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना ये इतना कम कैसे है। अब हम एक बारी ये समझते हैं कि इरिडा को इतने कम इंटरेस्ट पे पैसे कैसे मिल जाते हैं। तो देखो उसका एक मेजर रीजन तो ये है कि इरिडा जैसी कंपनीज गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स इशू कर सकती है। ये सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि ये लोग जो बॉन्ड्स इशू करेंगे और जो इंसान इनको बाई करेगा उसको टैक्स की एग्जेम्पशन मिल सकती है। जैसे मान लो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ की है तो आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में फॉल करोगे। अगर आप इनके बॉन्ड्स को बाई करते हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से इरिडा जैसी कंपनीज को बहुत ही कम ब्याज की दरों पे लोन मिल जाता है वो है मल्टीलैटरल सॉफ्ट लोन। तो सिंपल लैंग्वेज में आप यूं कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है ना वो डेवलपिंग नेशन को डेवलपिंग नेशंस में जो ग्रीन एनर्जी है उसको पुश देने के लिए वो लोग बहुत ही कम ब्याज की दरों पे बड़े ही लंबे समय के लिए लोन देते हैं। अब इसमें लोन देने वाली पार्टी की आप बात करेंगे तो इसमें वर्ल्ड बैंक आ जाता है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं। तीसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से इरिडा को बड़े ही कम ब्याज की दरों पे पैसे मिल जाते हैं वो है ईसीबी। यही टर्म ऊपर पे भी आ रहा था जो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बाद में समझाने वाला हूं। ईसीबी का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एट कंसेशनल रेट। सिंपल लैंग्वेज में आप यूं कह सकते हैं बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बड़े ही कम ब्याज की दरों पे इरिडा से कंपनीज को पैसे देते हैं। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि अगर आप उनके कंट्रीज में जाएंगे ना तो वहां पे ब्याज की दरें बहुत ही कम हैं और सब कुछ ले दे के इरिडा उनको 3 से 5% पे उनसे पैसे उठा लेता है। इसके अलावा अगर आप इंडियन बैंक्स की भी बात करेंगे तो वहां पे भी एक मैंडेटरी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक मैंडेटरी रूल है और वो ये है कि पीएसएल सेक्टर में आपको पैसा देना पड़ेगा। पीएसएल माने की सिंपल लैंग्वेज में प्रायोरिटी सेक्टर्स जो होंगे उनमें आपको कुछ पैसे लैंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी बैंक्स हैं
उनको मैंडेटरी होता है कुछ पैसा देना है, और इरेडा जैसी कंपनीज को ये पैसे मिल जाते हैं बहुत ही कम ब्याज की दरों पे। सो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि इरेडा जैसी कंपनीज को पैसे कम ब्याज की दरों पे पैसे मिल कहां से रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी बैंक पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी बैंक की अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे, तो एचडीएफसी क्यों प्रॉफिटेबल है, आप जाके देखो किसी भी शहर में, वहां पे अपना अकाउंट ओपन करवाओ। आई गेस वो लोग अभी भी फिलहाल में तो 50,000 रुपये आपसे डिमांड करने लगे हैं कि ये आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, जिस पे वो आपको कोई भी ब्याज नहीं देने वाले हैं। तो ये 50,000 क्या होगा, दे आर गोइंग टू लेंड दिस मनी एंड दे आर गोइंग टू अर्न सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सेम वे हमें ये जानना बहुत जरूरी था कि इरेडा पैसे उठा कैसे रहा है। अगर हम बोरोइंग प्रोफाइल की बात करें, तो इरेडा की जो टोटल बोरोइंग एज ऑफ टुडे की आप बात करेंगे, टुडे माने कि 2025 के एंड की आप बात करेंगे, तो 64,740 करोड़ की है। एंड टोटल लैंडिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये है 76,282 करोड़ की। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं दोस्त कि इरेडा ने आज तक 76,282 करोड़ का लोन दिया हुआ है, जिसमें से 10,226 करोड़ इक्विटी एंड प्लस रिजर्व को मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो ये शेयर होल्डर का पैसा है जो हमने ब्याज के रूप में दिया है, और जो बचा हुआ हिस्सा है 64,740 करोड़ का, ये पैसा इरेडा ने दूसरे से लिया है और उसके बाद से इसको आगे पे लेंड कर दिया है। तो जो बैंक्स होते हैं उनका भी बिजनेस यही होता है, अपना पैसा थोड़ा सा देते हैं, दूसरों से और पैसा उठाएंगे और इसी पैसे को हम लोग लेंड कर देंगे और इसी से हम लोग पैसा बनाने वाले हैं। अगर आप इरेडा के एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करेंगे 2025 की, तो इन लोगों ने 7.31% के रेट पे पैसा उठाया है और लेंडिंग रेट 9.9% का है। यहाँ पे मैं आपको एक और डेटा देना चाहूंगा जो कि थोड़ा डिटेल में है। तो आप देखना दोस्त, 2023 में जो इनका जो बोरोइंग रेट था ना, वो 6.2% का था, 2024 में 7% एंड 2025 में 7.2% का। वेयर एज जो लेंडिंग वाला रेट है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है, तो ये एक बड़ा कंसर्न नहीं है। यस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर ऊपर जा रहा है तो लेंडिंग वाले में भी तो हम ज्यादा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप इन टोटल देखोगे तो इरेडा ने 2025 में ज्यादा कमाया है व्हेन कंपेयर टू 2023। 2023 में इरेडा का लेंडिंग रेट था 8.84% का, 2024 में 9.3 एंड 2025 में 9.9% के रेट पे इन्होंने लेंड किया है। अगर हम स्प्रेड की बात करें, यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड कॉस्ट ऑफ लैंडिंग के बीच के डिफरेंस की, तो 2023 में वो 2.21% का था, 2024 में 2.32% एंड 2025 में 2.59% का। अब हम बात करते हैं इरेडा के लैंडिंग प्रोफाइल की, और यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगा। मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को बड़ी ही डिटेल में बताने वाला हूं। उसका रीजन ये है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को आइडिया ही नहीं हो कि यार ये छोटा सा जो टर्म था इसका मतलब एक्चुअली में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं सैंक्शन कहने का मतलब क्या होता है। सैंक्शन कहने का मतलब दोस्त ये होता है कि ये वो लोन है जो अप्रूव हुए। 2024 में अगर आप बात करेंगे तो 37,354 करोड़ के लोन अप्रूव हुए और 2025 में 47,453 करोड़ के लोन अप्रूव हुए। इसमें 27% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। मेरे हिसाब से सैंक्शन हुए लोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जो लोन डिसबर्स हुए वो कितने हैं। अब डिसबर्स होने का मतलब क्या है, जब लोन एक बार अप्रूव हो जाते हैं तो कितने दे दिए गए, कितने डिसबर्स कर दिए गए, उस चीज को हम बोलते हैं डिसबर्समेंट। अगर आप बात करेंगे 2024 में तो 25,089 करोड़ का लोन में डिसबर्समेंट था और 2025 में 30,168 करोड़ का लोन दिया गया है। यहाँ पे भी अगर आप बात करेंगे तो 20% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से मैं कंपनीज को पढ़ता हूँ। इस डिसबर्समेंट के नीचे अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोन आउटस्टैंडिंग। तो लोन आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब ये होता है कि ये वो लोन है जो इरेडा ने आज तक दिए हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में टोटल एक्टिव लोन्स ऑफ इरेडा। सो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, 76,282 करोड़ का इन लोगों ने टोटल लोन दिया है। 2024 में ये नंबर 59,698 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी हमें 28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इनकी लोन बुक की, तो इनका जो लोन बुक है वो ठीक ठाक डाइवर्सिफाइड है। बहुत 5 स्टार की रेटिंग मैं तो नहीं दूंगा जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने अपने कंसर्न्स भी आपके सामने रखता हूँ। देखो, अगर आप लोन बुक की बात करेंगे, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो मैं यहाँ पे रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप बात करेंगे तो जो इन्होंने लोन दिया है उसमें से जो हाईएस्ट एलोकेशन है ना, दैट इज टुवर्ड्स सोलर थर्मल या फिर एसबीवी, विच इज 24% ऑफ द टोटल लोन बुक। टुवर्ड्स विंड की अगर हम बात करें तो 14% का एलोकेशन है एंड टुवर्ड्स हाइड्रो पावर इज 11% का एलोकेशन। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल लोन बुक का 49% लोन बुक इन्हीं तीनों सेक्टर में एलोकेट किया गया। अगर आप जियोग्राफिकली भी बात करेंगे तो मुझे तो पर्सनली समझ में आया, इट इज वेल डाइवर्सिफाइड। अगर हम रेटिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम इनके बोरोइंग की रेटिंग की बात करें तो रेटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सस्ते पे लोन मिल जा रहा है। अब हम बात करते हैं इनके एसेट क्वालिटी की, तो 83.11% ऑफ देयर इंटायर लोन बुक इज सिक्योर्ड, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन इसके साथ ही साथ एक रेड पॉइंट भी यहाँ पे है जो कि आपको जरूर जानना चाहिए।
अगर आप स्लिपेज रेशियो की बात करेंगे तो इस कंपनी का जो स्लिपेज रेशियो है ना, उसमें लगातार हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इट इज़ अ बिग कंसर्न। आने वाले टाइम में अगर ये ड्रॉप होता है तो ये बहुत ही एक अच्छी रिलीफ का साइन होगा। नाउ एक बारी मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज दिस स्लिपेज रेशियो। स्लिपेज रेशियो आपसे ये बताता है कि आपके लोन दिए हुए का कितना हिस्सा आपको नहीं आना है, या फिर कौन कितने परसेंट का हिस्सा आपके लिए एक तरह से बैड डेट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने 100 करोड़ का लोन बांटा, जिसमें से 2 करोड़ एनपी हो गया। इसका मतलब आपका स्लिपेज रेशियो इज 2%। 2023 में इनका स्लिपेज रेशियो था 0.02%, 2024 में 0.1% एंड 2025 में ये बढ़ के हो गया 1.15%। तो मैं अगर आगे वाले जो भी इनके कॉन कॉल्स या फिर आईपीज को ट्रैक करूंगा, उसमें जरूर देखने वाला हूं कि क्या हमें स्लिपेज रेशियो में कोई डिक्लाइन देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। वैसे ये नंबर बहुत ही बड़ा नहीं है, बट स्टिल सिंस इट इज इंक्रीजिंग इट इज अ कंसर्न। अगर आप इनके एनपीएज एंड जीएनपीएज की भी बात करेंगे तो 2024 और 25 के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे 2025 में एक बढ़ोतरी देखने को मिली। 2024 में अगर आप बात करेंगे तो इनका जो जीएनपीए था वो था 2.36% पे, 2025 में ये बढ़ के हो गया 2.45 पे। एंड 2024 में जो इनका एनपीए था वो था 0.99% का, जो कि 2025 में बढ़ के हो गया है 1.35% का। वेयर एज जब अगर आप इसी नंबर को 2023 से कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट स्टिल पिछले साल से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके पास यील्ड कितने परसेंट का है, तो दैट इज 9.9% का, और कॉस्ट ऑफ फंड की अगर हम बात करें दैट इज 7.31%। अगेन इन दोनों ही चीज़ों को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं फिर से आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। इंटरेस्ट का जो स्प्रेड है उसमें भी हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी नाइस थिंग। अगर आप इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे तो वो हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है। 2023 में ये नंबर था 3.32% का, 2024 में बढ़ के हो गया 3.4% का, और 2025 में ये बढ़ के हो गया 3.73% का। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में ये जो इनका निम है ना, ये और एक्सपेंड होने वाला है, और उसका रीजन क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो इरेडा सिर्फ बड़े प्लेयर्स को ही लोन देता था, लेकिन फिलहाल में इन लोगों ने अपनी एक खुद की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी फॉर्म करी है, जिस सब्सिडरी का काम होगा रिटेल वाले सेगमेंट को ग्रीन वाले प्रोजेक्ट्स में लोन देना। इस रिटेल वाले सेगमेंट को कैटर करने की वजह से मेरे हिसाब से इनका जो लोन बुक है वो ज्यादा ग्रैनुलर हो जाएगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ग्रैनुलर? तो देखो, जब आप जैसे मान लो आज के दिन पे आप एक बैंक ओन करते हैं और आपने 10,000 करोड़ का लोन दिया है। अगर ये पूरा का पूरा लोन आपने सिर्फ 5 बंदों में दिया है तो इसका मतलब आपका जो एक लोन साइज है, टिकट साइज है, वो 2-2 हजार करोड़ का है। इसमें से अगर एक बंदे ने भी डिफॉल्ट किया तो आपकी बैंड बच जाएगी। वेयर एज अगर आपने यही 10,000 करोड़ का लोन 10,000 लोगों में 1-1 करोड़ का बांटा होता तो आप ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं। अगर एक बंदे ने डिफॉल्ट भी किया तो भी बैंक पे उतना कोई प्रेशर नहीं आएगा। सो इन अदर वर्ड्स आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ग्रैनुलर कहने का मतलब ये होता है जब आप छोटे छोटे लोन के टिकट साइजेस को बहुत सारे लोगों में बांट दो तो आपका जो लोन बुक है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा रिजिड हो जाता है। नाउ जब आप रिटेल सेगमेंट को लोन देंगे ना तो वहां पे आपका जो मार्जिन है वो भी ज्यादा होगा। बड़े टिकट साइज में आप उतना बड़ा मार्जिन नहीं चार्ज कर सकते, वेयर एज रिटेल वाले में लोग ज्यादा आपको पे करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करें तो 2023 में ये नंबर था 1.98% का, 2024 में बढ़ के हो गया 2.24% का, और 2025 में बढ़ के हो गया 2.39% का। इरेडा जैसी कंपनीज का अगर आपको आरओए 2% के ऊपर दिख रहा है, इट इज अ वेरी गुड साइन। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो फिलहाल 2023 में नंबर था 15.44% का, 2024 में बढ़ के हो गया 17.28% का, और 2025 में ये 18.05% का है, विच इज वेरी नाइस अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो की भी बात करेंगे तो 2023 में ये नंबर था 6.77 टाइम्स का, 2024 में बढ़ के 2024 में घट के हो गया था 5.8 टाइम्स का, एंड 2025 में आप बात करेंगे तो ये 6.31 टाइम्स का है। मेरे हिसाब से इट इज़ मैनेजेबल, काम चल जाएगा। मतलब कोई इतना क्रेजी वाले लेवल पे नहीं देखने को मिल रहा है कि ये मैनेज नहीं हो पाए। सो देखो दोस्त, बॉटम लाइन ये है कि मैं इस कंपनी को ठीक ठाक पढ़ के बैठा हूँ तो मैं बड़े लंबे समय तक इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, बट बॉटम लाइन ये है कि हमें ये भी देखना है कि मैं जो भी बात बोल रहा हूँ उसमें कुछ भी रेपिटेटिव नहीं हो। तो इसी वजह से अभी पे आते हैं हमारे फाइनल वाले सेगमेंट पे कि वाई आई एम बुलिश ऑन इरेडा। पहला और सबसे मेजर रीजन, अगर आप इनके एयूएम के ग्रोथ की बात करेंगे तो वो एंटिसिपेटेड है 27 से 28% की स्पीड से हमें उसमें केगर से ग्रोथ देखने को मिलेगा 2026-27 में। अगर आप 2024 एंड 25 की भी बात करेंगे ना तो उसमें हमें 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इनके लोन बुक की भी बात करेंगे दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग प्रिटी फास्ट। अगर आप इनके पीएस से कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आरईसी एंड पीएफसी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो लोन बुक है उसमें हमें ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ देखने को मिल रही है।
अगर आप फिलहाल में बात करेंगे तो मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ, 83% ऑफ देयर लोन इज सिक्योर्ड एंड 73% हैज़ बीन गिवन टू प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज। अगर हम आरओए एंड आरओई की बात करें तो ये दोनों हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। अगर आप बात करेंगे ना तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल, मेरे हिसाब से जब कभी भी आप किसी एनबीएफसी या बैंकिंग कंपनीज को पढ़ते हैं तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी बैंकिंग या फिर एनबीएफसी कंपनीज मिल रही है या फिर स्मॉल कैप वाले बैंक्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मिल रहे हैं जिनमें आपको एयूएम में 25% या इससे ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट 2% से ज्यादा देखने को मिल रहा है और उनकी आरओई 15 या फिर 18% का देखने को मिल रहा है, तो इन बैंक्स में हमें वंडर्स होते हुए देखने को मिल सकता है। अभी पे अगर आप इरेडा की बात करेंगे तो इसमें ये तीनों चीजें मेरे हिसाब से मौजूद हैं। आने वाले समय में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो इनका एयूएम का ग्रोथ है उसमें रुकावट क्यों नहीं आएगी, उसका एक मेजर रीजन ये है कि गवर्नमेंट अभी फिलहाल में रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी फोकस कर रही है। अगर आप भारत सरकार की बात करेंगे तो 500 गीगावाट का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। अगर आप 2025 की बात करेंगे तो फिलहाल में जो हमारी करंट कैपेसिटी है ना, दैट इज 220 गीगावाट ओनली। तो इस फील्ड में गवर्नमेंट का पुश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ियों की बात करें या फिर कंपनीज की, हर जगह पे लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच हो रहे हैं। एक और चीज मुझे इस कंपनी में बहुत ही पॉजिटिव लगी, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव हूँ, वो है कि इनके पास जो इनको रेटिंग मिल रही है ना, काफी बढ़िया मिल रही है। चाहे आप इकरा की बात करो, चाहे आप केयर की बात करो, चाहे आप ब्रिकवर्क की बात करो या फिर आप एक्यूट की बात करो। ऑल्सो अगर आप एफआईआई एंड डीआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। जो डीआईएस की होल्डिंग है वो मार्च 2025 में 0.51% की थी, जो कि जून 2025 में बढ़ के हो गई है 3.12% की। एंड एफआईआईज की होल्डिंग की बात करेंगे तो वो मार्च 2025 में 1.74% की थी, जो कि फिलहाल में बढ़ के हो गई है 3.26% की। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद से आपको इरेडा के बारे में अब पहले से ज्यादा नॉलेज है। और अगर आपको ये एनालिसिस वाली वीडियो पसंद आई, आपको मेरा काम पसंद आता है, please hit the like and subscribe button and also do drop a beautiful comment. Also मेरे हिसाब से आपको मेरा चैनल ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेहनत थोड़ा ज़्यादा हो रहा है यार, है ना। आप लोग को पता भी नहीं है कि जो ये वीडियो आप 20-25 मिनट में देख के जा रहे हो, मुझे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अभी तो समय बचाने के लिए मैं पीपीटीज़ नहीं बनाता हूँ, पहले पे तो मैं प्रॉपर पीपीटीज़ बनाने के बाद से आप लोग के सामने प्रेजेंट करता था वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला और मैं आपको कुछ सिखा पाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते